में कोरोना के मामले बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बाद नाइट कर्फ्यू के बाद अब नई पाबंदियां लगा दी गई हैं। शादी समारोह में 50 लोग ही जा सकेंगे। मेट्रो, बस, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल में आधी क्षमता के साथ ही लोगों को एंट्री मिलेगी। वहीं महाराष्ट्र में लॉकडाउन पर आज फैसला हो सकता है। सर्वदलीय बैठक के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हालात नहीं सुधरे तो विचार किया जा सकता है। तो महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा, उसको लेकर आज फैसला होगा। 15 से 20 अप्रैल के बीच में स्थिति बहुत ज्यादा खराब हुई है और इस बीच होगी आगे, ये कहा जा रहा है। इस बीच लॉकडाउन के अलावा कोई और विकल्प नजर नहीं आ रहा है। हालांकि बैठक के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 8 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन के संकेत जरूर दिए हैं। 24 घंटे में हालात क्या है महाराष्ट्र के, देखिए 55,000 से ज्यादा मामले महाराष्ट्र में और 24 घंटे में 309 संक्रमितों की जान भी जा चुकी है। ये कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा महाराष्ट्र का। दिल्ली पर भी नजर डाल लीजिए, लगातार मामले बढ़ते जा रहे। 7,897 नए केस पिछले 24 घंटे में दिल्ली में सामने आए हैं। तो बता दें कि महाराष्ट्र में संकेत कुछ इस तरह के मिल रहे हैं, क्योंकि 55,000 से ज्यादा मामले हो चुके हैं। 24 घंटे में 309 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बैठक करेंगे और उसके बाद ये फैसला होगा कि क्या लॉकडाउन ही एकमात्र रास्ता है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। तमाम सख्तियों के बावजूद मामले अगर लगातार बढ़ रहे हैं तो क्या 7 दिन का लॉकडाउन लगा दिया जाए या नहीं। और वहीं दिल्ली की बात करें, सख्तियां दिल्ली पर भी लागू कर दी गई हैं। नई सख्तियां हैं, बस, मेट्रो, सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सब जगह पर सिर्फ 50% क्षमता के साथ ही एंट्री मिलेगी। और इसके साथ साथ शादी समारोह को लेकर भी नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। दिल्ली में भी बेतहाशा मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संकट के मद्देनजर देश भर में फिर से तमाम पाबंदियां लगा दी गई हैं। देश के उन शहरों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है जहां पर राज्य सरकारों ने या तो फिर से स्थानीय प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है और इस तरह के फैसले लिए हैं। कोरोना फिर से किस तरीके से देश में तालाबंदी कर रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना का बंदी काल फिर दस्तक दे चुका है। संपूर्ण लॉकडाउन से सरकारों के इनकार के बावजूद राज्यों में धीरे धीरे कर पाबंदियों की फहरिस्त बढ़ती जा रही है। नाइट कर्फ्यू तो देश के एक बड़े हिस्से पर राज्यों और स्थानीय प्रशासन ने अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक लगा दिया है। मध्य प्रदेश में आज और कल यानी वीकेंड में कोरोना का ताला है। राजस्थान के अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और आबू के शहरी इलाकों में पूरे महीने रात 8 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू है, जबकि उदयपुर में शाम 5 बजे से ही कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है। पहले से नाइट कर्फ्यू में जा चुके महाराष्ट्र में राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं भी टल गई हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। दिल्ली के सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। प्रैक्टिकल परीक्षाएं भी नहीं होंगी। हरियाणा में 8वीं तक स्कूल बंद रहेंगे। बिहार में 18 अप्रैल तक सभी स्कूल कॉलेज बंद है। नीतीश सरकार ने धार्मिक संस्थानों को भी बंद करने का फैसला लिया है। यूपी के सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% कर्मचारी ही काम करेंगे। ओडिशा में मास्क नहीं पहनने पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। भोपाल का यह हिस्सा अगले 9 दिनों तक बाकी शहर से कट जाएगा, क्योंकि वहां पे बैरिकेडिंग कर दी जाएगी। इसके अलावा जो कई दूसरे शहर भी है जहां पे अब 7 से 8 दिनों का लॉकडाउन लगना शुरू हो गया है। रतलाम है, खरगोन है, ये वो शहर है जहां पे अब लॉकडाउन लग रहा है 7 से 10 दिनों तक का। और ये बता रहा है कि भयावहता क्या हो चुकी है अब कोरोना की मध्य प्रदेश में। और इसीलिए क्योंकि मुख्यमंत्री पहले ही ऐलान कर चुके थे कि संपूर्ण लॉकडाउन एक साथ पूरे प्रदेश में नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जिस तरीके से मामले अब तेजी से बढ़ रहे हैं, टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग शहरों में लॉकडाउन 1 से ज्यादा दिनों के लगाए जा रहे हैं संक्रमण की चेन को रोकने के लिए। राजस्थान में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। रोजाना नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। अब 3,500 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आने लगे हैं। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पहले 12-13 मौतें हो रही थी, अब 20 मौत हो रही हैं। ऐसे में सरकार यह सोच रही है कि किस तरह से इसे काबू में पाया जाए, क्योंकि लॉकडाउन लगाने की बात सरकार इनकार कर चुकी है। पाबंदियों की डोज बढ़ने के बावजूद कोरोना की रफ्तार पहले से तेज हो रही है।
साइकिलिस्ट थे, ये आपका आंध्र प्रदेश से आए थे, करीब 24 लोग उस ग्रुप में थे। तो ये लोग भीमताल में किसी आश्रम में रुके हुए थे। तो जब ये मॉर्निंग में हमारे पास आए तो इसमें से मैक्सिमम लोग फीवर से ग्रसित थे। तो उनका हम लोगों ने रैपिड एंटीजन किया तो उसमें से करीब 20 लोग जो है पॉजिटिव पाए गए और 4 लोग नेगेटिव थे। उन चारों का हमने RT-PCR लिया है और इन सभी को हमने मलीताल सूखाताल में जो है CCC में रख दिया है। देश में 12 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना के मामले बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और केरल। कोरोना की इस दूसरी लहर के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के उल्लंघन को साफ तौर पर देखा जा रहा है। खुद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लापरवाही को कोरोना के उछाल की वजहों में गिनाया है। पिछले साल तो लॉकडाउन का झटका देश झेल गया था, लेकिन अब की बार वीकेंड तालाबंदी और नाइट कर्फ्यू के नाम से ही लोगों में सिहरन आ रही है। इन परिस्थितियों में सबका सहयोग लेने के मकसद से 11 से 13 अप्रैल के बीच उत्तर प्रदेश सरकार बड़े राजनीतिक नेताओं, स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों और धार्मिक गुरुओं से संवाद करने जा रही है। आज तक ब्यूरो। देश में कोरोना के मामले फुल स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मुसीबत की इस घड़ी में कोरोना वैक्सीन की सप्लाई को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में सियासी युद्ध छिड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने वैक्सीन की कमी के बावजूद विदेशों में टीकों की सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया। एक तरफ भारत में कोरोना संक्रमण नया रिकॉर्ड बना रहा है, तो दूसरी तरफ कोरोना वैक्सीन को लेकर सियासी युद्ध जारी है। सवाल वैक्सीन के स्टॉक से लेकर देश से लेकर विदेश तक मेक इन इंडिया वैक्सीन सप्लाई पर है। बुधवार को महाराष्ट्र सरकार ने वैक्सीन की कमी का आरोप लगाया, कहा वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने के कगार पर है। बावजूद इसके केंद्र सरकार वैक्सीन नहीं दे रही। महाराष्ट्र सरकार के आरोप पर केंद्र सरकार ने पलटवार करते हुए वैक्सीन की कोई कमी को सिरे से खारिज कर दिया था। लेकिन अब राहुल गांधी ने देश में वैक्सीन की कमी और विदेश में वैक्सीन की सप्लाई पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने ट्वीट करते हुए लिखा, बढ़ते कोरोना संकट में वैक्सीन की कमी एक अति गंभीर समस्या है, उत्सव नहीं। अपने देशवासियों को खतरे में डालकर वैक्सीन एक्सपोर्ट क्या सही है? केंद्र सरकार सभी राज्यों को बिना पक्षपात के मदद करे। हम सबको मिलकर इस महामारी को हराना होगा। राहुल के हमले पर केंद्र सरकार ने वैक्सीन पर अपनी गनी। राहुल गांधी सरकार अगर वहां के मुख्यमंत्री उनकी ही पार्टी की है, आप उनसे पूछो ना, तो आप अपना इस प्रकार का हवा में बात को क्यों कर रहे हैं? हवा में उड़ान करने का ये दिग्भ्रमित प्रचार करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी तरह से जनता में गुमराह पैदा करना ये उचित नहीं है और आपातकाल की घड़ी में राजनीति नहीं करिए। वैक्सीन को लेकर आपने पक्ष और विपक्ष के तर्क को सुना। आखिर देश में वैक्सीन के स्टॉक की हकीकत क्या है, आज हम आपको बताते हैं। अब तक देश में 9 करोड़ 80 लाख वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है, जबकि स्टॉक में 2 करोड़ 40 लाख वैक्सीन है। यानी अगर हर दिन 40 लाख वैक्सीन लगती है तो सिर्फ 5 से 6 दिन का स्टॉक है। वहीं 1 करोड़ 90 लाख डोज पाइपलाइन में है, मतलब ये प्रोसेस में है। जबकि केंद्र सरकार ने 1 करोड़ 40 लाख वैक्सीन दान में दे दिए और 5 करोड़ वैक्सीन को कई मुल्कों को निर्यात किया। विपक्ष का आरोप है कि जब वैक्सीन की कमी है तो निर्यात बंद होना चाहिए। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि स्टॉक की कमी नहीं है, राज्य सरकार को वैक्सीनेशन से ज्यादा टेस्टिंग और ट्रैकिंग पर ध्यान देना चाहिए। आज तक ब्यूरो। और अब बात परीक्षाओं की कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना प्रचंड हो रहा है, सवाल यहां पर यही उठ रहा है कि क्या 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होंगी। तो छत्तीसगढ़ बोर्ड ने 10वीं की परीक्षाओं को फिलहाल स्थगित कर दिया है, तो दिल्ली में अगले आदेश तक स्कूल और क्लासेस बंद रहेगी। साथ ही प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी अगले आदेश तक नहीं होंगे। क्या कोरोना की दूसरी लहर में परीक्षाएं होनी चाहिए? क्या कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच छात्रों की जान जोखिम में डालनी चाहिए? क्या कोरोना की दूसरी लहर के बीच परीक्षाओं का दूसरा उपाय है? क्या सीबीएसई और सरकार को इस खतरे का अंदेशा नहीं था?
कोरोना की दूसरी लहर जिस तरह से कहर बरपा रही है, रोजाना लाख के पार कोरोना केस जा रहे हैं। ऐसे में छात्रों और अभिभावकों की चिंताएं बढ़ गई। अब 1 महीने से भी कम का समय बचा है। 4 मई से 10वीं और 12वीं सीबीएसई का इम्तिहान शुरू होना है और अचानक कोरोना ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि बढ़ते केस का मीटर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार ने तो बड़ा फैसला कर लिया है। कोरोना विस्फोट के चलते 15 अप्रैल से शुरू होने वाली छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। कई जिलों में लॉकडाउन के चलते छत्तीसगढ़ में यह फैसला लिया गया है। कोविड के बढ़ते मामलों के चलते दिल्ली के सभी स्कूल, सभी क्लासेस अगले आदेश तक बंद किए जा चुके हैं। दिल्ली में प्रैक्टिकल एग्जाम भी अगले आदेश तक टाल दिए गए हैं। अब सवाल ये है कि क्या सीबीएसई बोर्ड भी 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं पर कोई बड़ा फैसला लेगा? बच्चों और अभिभावकों की चिंता से पीएम मोदी भी वाकिफ हैं। छात्रों से परीक्षा पर चर्चा में पीएम मोदी ने माना कि ये ऐसी स्थिति है जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं। कई बार जीवन में बहुत कुछ अचानक घटता है, अकल्पनीय घटता है और इन घटनाओं पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता है। कोरोना में भी हम कह सकते हैं कि बच्चों का, युवाओं का जो नुकसान हुआ है वो बहुत बड़ा है। बचपन के लिए तो 1 साल का नुकसान बड़ी इमारत की नींव में एक खालीपन जैसा है। इस कमी को भरना आसान नहीं। पिछले साल की बात करें तो परीक्षा टालने की मांग को लेकर अभिभावक सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। पिछले साल परीक्षा रद्द कर दी गई थी और अल्टरनेटिव असेसमेंट स्कीम के आधार पर नतीजे का ऐलान किया गया। कोरोना की दूसरी लहर पहले से भी प्रचंड नजर आ रही है। ऐसे में केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है, छात्रों और अभिभावकों को इसका इंतजार है। आज तक ब्यूरो। बंगाल चुनावों का जिक्र करेंगे क्योंकि पिछले 3 चरणों की अगर बात करें तो मतदान काफी शांतिपूर्ण रहा था, सही तरीके से निपट भी गया था। लेकिन कल यानी कि चौथे चरण के मतदान में बंगाल की सियासत का रक्त चरित्र एक बार फिर से सामने आया। कूच बिहार में पोलिंग बूथ पर 4 लोगों की मौत हो गई, जिस पर बाद में सियासत हावी हो गई है। बाद में चुनाव आयोग ने सख्त फैसला सुनाते हुए कूच बिहार में किसी भी नेता की एंट्री पर 72 घंटे के लिए बैन लगा दिया। लेकिन सवाल यह है कि आज वहां ममता के दौरे का अब क्या होगा? ये चौथे चरण के मतदान में बंगाल के कूच बिहार में खेले गए खूनी खेल की लाइव तस्वीरें, जहां बूथ नंबर 126 पर हिंसा को काबू में करने के लिए सीआरपीएफ की क्विक रिस्पांस टीम ने लास्ट ऑप्शन को फर्स्ट ऑप्शन बना दिया और वहां मौजूद भीड़ पर सीधे फायर खोल दिया। और ये इस घटना का अंजाम। रोती बिलखती मां, दर्द से कराहते घायल, खून से लथपथ लाशें। पीछे से वो सीआरपीएफ का गाड़ी जो है वो गाड़ी आया था। आने के बाद देखा था कि वो जो लाइन में खड़ा रहता जो था उसका बगल में ही 2-3 लोग बातचीत कर रहा था। उसी का ऐसा देखकर ठीक है वो उन लोगों ने सोचा कि उधर लापड़ा हो रहा है, ऐसा सोचकर वो जो लोग आया था गाड़ी में, ठीक है बीएसएफ या सीआरपीएफ लोग पता नहीं है, लेकिन सीआरपीएफ वही होगा, ठीक है। उन लोग पीछे से गोली चलाया था, ठीक है। गोली चलाने के बाद जब वो जो आम जनता था उधर का, ठीक है, उन लोग को पकड़ने के लिए मैं की बातचीत कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो वापस गाड़ी घूम के चला गया। बीजेपी का बम मार दिया। बीजेपी के लोगों ने बम मारा। आप वोट करने गए थे वहाँ पे? वोट करने गए थे। फिर क्या हुआ वहाँ पे? बीजेपी समर्थक है और बम मार दिया, गोली कर दिया। ये चश्मदीद का बयान है जिसके पैर में गोली लगी। लेकिन आखिर ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी कि सीआरपीएफ के जवानों को भीड़ पर सीधे फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। इस घटना को लेकर सुरक्षा बल की तरफ से बयान दिया गया, जिसमें कहा गया है
कि बूथ संख्या 126 के पास इंस्पेक्टर सुनील कुमार की अगुवाई वाली टीम पर उपद्रवियों की भीड़ द्वारा हमला किया गया था। इस दौरान हाथापाई में एक बच्चा नीचे गिर गया और उपद्रवियों ने क्यूआरटी के वाहन को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। क्यूआरटी ने आत्मरक्षा में प्रतिक्रिया दी और भीड़ को हटाने के लिए 6 राउंड हवाई फायर किए। इस खूनी वारदात की विस्तार से कहानी सुनिए पश्चिम बंगाल पुलिस की जुबान। एक आदमी बेहोश हो गए थे, थोड़ा उसका तबीयत खराब था, उसको 2-3 आदमी उसका ट्रीटमेंट चल रहा था बूथ के सामने। उसी टाइम थोड़ा एक र्यूमर फैल गया क्योंकि जो सिक्योरिटी पर्सनल थे सीआईएसएफ के, वो पूछा कि क्यों इसका क्या हुआ है। तो जो लोग थे उधर सोचे गांव वाले कि उसको सीआईएसएफ ने कोई मतलब मारा पीटा, कुछ ऐसे कुछ र्यूमर फैल गया था। वो गांव से आके 300-350 आदमी उसके ऊपर अटैक किए थे। बहुत सारा हैंडमेड जो वेपन्स होते हैं जो महिलाएं यूज करते हैं उसके द्वारा अटैक हुआ था। राइफल छीनने का कोशिश किया गया। एक साथ मिलके उसके साथ बहुत ज्यादा स्कफलिंग, मारामारी, झमेला ये सब चल रहा था। उस टाइम उसका जब राइफल छीनने का कोशिश किया और बूथ में के अंदर में घुसने का कोशिश किया, तब ये घटना घटा। तो चश्मदीद की जुबानी एक कहानी है और पुलिस सीआरपीएफ की जुबानी दूसरी कहानी, और टीएमसी और बीजेपी की अपनी अलग अलग ही कहानी। बीजेपी का दावा है कि टीएमसी के स्थानीय समर्थकों ने पोलिंग स्टेशन पर हमला किया, हथियार छीनने की कोशिश हुई, जवाब में सुरक्षा बलों ने गोलियां चलाई जिसमें मौतें हुई। जबकि टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बूथ कैप्चर कर लिया था। मारे गए सभी लोग टीएमसी के वर्कर थे जिन पर गोली चलाने के पीछे बीजेपी की साजिश है। কোচবিহারে তো দেখেছেন, দিনহাটায় দেখলেন যে বুথ এজেন্টকে ঢুকতে দেয়নি, তার বাড়ির লোককে কিডন্যাপ করে দেওয়া হয়েছে। এইটাই বিজেপির কালচার। বিজেপি কালচারটা তো ক্ষমতা আসার আগে যদি এসব কাজ করে, যদি ওরা ক্ষমতায় আসবে না, কিন্তু ক্ষমতা আসার আগে এইসব কাজ শুরু করেছে। तृणमूल कांग्रेस गोली का राजनीति में विश्वास करता है, बारूद की राजनीति में विश्वास करता है। ममता बनर्जी अपनी मंच से प्रोवोक किया लोगों को कि सेंट्रल फोर्स को घेर कर मारो, ऐसा भी गांव वालों को सलाह दिया ममता बनर्जी ने। और वो उसी की बात तुरंत जो भाजपा की जो प्रदेश अध्यक्ष है दिलीप घोष जी का ऊपर आक्रमण होता है, तो वहां पर जब एक प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर आक्रमण हो रहा है, जब एक सांसद के ऊपर आक्रमण हो रहा है, तो साधारण लोगों की, साधारण भाजपा कर्मी की क्या हालत हो सकती है आप लोग भली भांति समझ सकते हैं। कूच बिहार के बूथ नंबर 285 में भी मतदान केंद्र के बाहर बम फेंके गए और गोलीबारी हुई जिसमें वोट डालने आए एक युवक की मौत हो गई। टीएमसी का कहना है कि यहाँ भी मारा गया युवक उनका ही कार्यकर्ता है। चौथे चरण के मतदान के दौरान जिस तरीके से खूनी संघर्ष देखने को मिला है, खासकर कूच बिहार में, उससे एक बात तो साफ है कि बंगाल की जंग भले ही राजनीतिक पार्टियों के बीच हो, लेकिन इसकी कीमत आम आदमी अपनी जान देकर चुका रहा है। टीएमसी और बीजेपी इस हिंसा के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाती, चुनाव आयोग के दरवाजे पर पहुंच जाती। टीएमसी ने तो सीधे तौर पर इस हिंसा के लिए गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगा दिए। Firing took place because the common people were resisting the effort by BJP hooligans to disrupt the voting. The BJP hooligans are being encouraged by Central Armed Police Forces, and we feel this is a conspiracy headed by the Home Minister Amit Shah, who's sitting in Bengal. We are demanding the resignation of Amit Shah. आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होना तो लाजमी है ही, लेकिन चिंता की बात यह है कि जिस कूच बिहार में सीआरपीएफ की गोलियों से 4 लोगों की मौत हुई, उस कूच बिहार को चुनाव आयोग ने सबसे संवेदनशील जिला घोषित किया था और सीआरपीएफ की 187 कंपनियां वहां तैनात थी। इसके बावजूद इतनी बड़ी वारदात हो गई। ये अभी बंगाल सीएम जो है, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो कल यहाँ पे आएंगी, विक्टिम्स के घर जाएंगी। वो ये 4th फेज पोलिंग था। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने अभी यहाँ का पोल को रद्द कर दिया और उसके बाद यहाँ पे पोलिंग हुई नहीं आफ्टर ये इंसिडेंट के बाद। मैं अनन्या भट्टाचार्य, आज तक के लिए। कूच बिहार की हिंसा के बाद चुनाव आयोग ने सीतालकुची विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 126 में मतदान स्थगित करने का आदेश दिया, लेकिन इतनी बड़ी और दुखद घटना पर सियासत चालू है। ममता बनर्जी ने इस घटना के लिए सीधे सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सिलीगुड़ी की चुनावी रैली में ममता बनर्जी और टीएमसी के खिलाफ हल्ला बोल दिया।
আজকে 4 জন মানুষকে মেরে দিয়েছে শীতলকুচিতে। আমি প্রথম দিন থেকে বলে আসছি, সকালেও একজন মারা গেছে, 5 জন। আমি বারবার বলে আসছি সিআরপিএফ আমার শত্রু নয়, কিন্তু হোম মিনিস্টারের কথায় যে চক্রান্ত চলছে আজকে প্রমাণ হয়ে গেছে যে আজকে 4 জনকে গুলি করে মেরে দিয়েছে সিআরপিএফ, যারা লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল ভোটাররা। এত উদ্ধত্ত হয় কোথা থেকে, এত অত্যাচার আসে কোথা থেকে? বিজেপি জানে বিজেপি হেরে গেছে, এবং হেরে গেছে বলে এখন ভোটারদের গুলি করে মারছে, কর্মীদের গুলি করে মারছে, লজ্জাও করে না। আবার মেরে টেরে দিয়ে বলছে সেলফ ডিফেন্স। ছি 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 ছি। टीएमसी को, उनके गुंडों को साफ साफ कह देना चाहता हूं, दीदी और टीएमसी की मनमानी बंगाल में नहीं चलने दी जाएगी। मेरा चुनाव आयोग से आग्रह है कि कूच बिहार में जो हुआ उसके दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और दीदी, ये हिंसा, लोगों को सुरक्षा बलों पर आक्रमण करने के लिए उकसाने के तरीके, चुनाव प्रक्रिया में रोड़े अटकाने के तरीके, दीदी आपको नहीं बचा पाएंगे। आपके 10 साल के कुकर्मों से ये हिंसा आपकी रक्षा नहीं कर सकती। और अब बात कोरोना की कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी वजह से नाइट कर्फ्यू के बाद अब नई पाबंदियां भी लगा दी गई हैं। नई पाबंदियों के तहत बहुत सारे फैसले लिए गए हैं जो सख्त हैं। महाराष्ट्र से दिल्ली आने वालों को आरटीपीसीआर करवाना जरूरी होगा, वो टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी, उसके बाद ही एंट्री मिलेगी। साथ ही स्कूल, कॉलेज और दूसरे शिक्षण संस्थानों को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है और इसके साथ साथ तमाम तरह के कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स में अगर आप जाते हैं तो 50% क्षमता के साथ ही उनको चलाने की अनुमति है। साथ ही मेट्रो, बस और रेस्टोरेंट, बार में भी 50% क्षमता के साथ ही लोगों को एंट्री मिलेगी। देश इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है और चिंता की बात यह है कि इस बार वायरस पहले से ज्यादा ताकतवर और खतरनाक होकर वापस लौटा है। इससे निपटने के लिए कई राज्यों ने नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन का सहारा लिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या नाइट कर्फ्यू, लॉकडाउन की आहट मानी जाए? क्या लोगों की लापरवाही के बीच कोरोना की रफ्तार पर काबू पाना आसान होगा? संपूर्ण लॉकडाउन, सूनी सड़कें, सड़कों पर पुलिस का पहरा, घरों में कैद लोग, क्या एक बार फिर वैसा ही सन्नाटा पसरने वाला है जैसा 1 साल पहले कोरोना की पहली लहर में था? ये सवाल बेहिचक लॉजिक के तराजू में तौलिए, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर इस बार दोगुनी रफ्तार से कहर बनकर टूटी। पिछले 24 घंटे में 1,45,384 नए कोरोना केस आए, जबकि 794 लोगों की जान चली गई। शुक्रवार को कोरोना केस 1,31,968 थे, 780 मरीजों की मौत हुई थी। कोरोना की बेकाबू रफ्तार फिर डराने वाली है और इस त्रासदी से जूझते देश के शहरों पर नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन का फंदा कसता जा रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो अगले 2 दिन तक राज्य में पूर्ण लॉकडाउन है। बनवाड़ी, राजगढ़ और विदिशा में 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। बालाघाट, नरसिंहपुर और सिवनी जिले में 22 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। इंदौर शहर और उज्जैन जिले में 19 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू रखने का फैसला किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार का अनुमान है कि अगर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या ऐसे ही बढ़ती रही तो महीने के अंत तक सूबे में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीज हो सकते हैं, यानी खतरे की उल्टी गिनती शुरू हो गई। देश में सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित महाराष्ट्र में भी पाबंदियां लगाई गई हैं। महाराष्ट्र में 12 अप्रैल की सुबह तक मिनी लॉकडाउन लगा है। नाम मिनी है, लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन से किसी मामले में सख्ती कम नहीं है। गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, लोगों को घरों में रहने के कड़े निर्देश दिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में 9 अप्रैल को 58,933 नए मामले सामने आए, 301 लोगों की मौत हुई थी। 8 अप्रैल को 56,000 केस थे,
376 लोगों की मौत हुई। 7 अप्रैल को 59,907 कोरोना केस सामने आए, जबकि 322 लोगों की मौत हुई। यानी सिर्फ 3 दिन में 1,75,000 कोरोना मरीज अकेले महाराष्ट्र से ही सामने आए। ऐसे में सवाल यही है कि क्या महाराष्ट्र संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है? देश में कई राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना पर काबू पाने के लिए नाइट कर्फ्यू लगा है। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान में नाइट कर्फ्यू है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। गुजरात के 20 शहरों में और 8 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में नाइट कर्फ्यू है। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू। ओडिशा के कई जिलों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। केंद्र ने इस बार लॉकडाउन का फैसला लेने का जिम्मा राज्यों पर छोड़ा है और ज्यादातर राज्य सरकारों ने साफ कर दिया है कि वो संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। लेकिन जिस रफ्तार से कोरोना के मरीज बढ़े हैं, उससे संपूर्ण पाबंदी का खतरा बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि पिछले साल की भयंकर त्रासदी को याद करके महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में मजदूर पलायन कर रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या वाकई संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ देश बढ़ रहा है? ये सवाल मौजूद है, क्योंकि अगर कोरोना की चेन नहीं टूटी तो खतरा बहुत बढ़ जाएगा। सवाल ये भी है कि क्या हमने 1 साल में कोई सबक नहीं सीखा? क्या लोगों की लापरवाही और भूल ने एक बार फिर महामारी के खतरे को नए सिरे से दावत दी है? आज तक ब्यूरो।